कक्षा 12वीं कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन का हमारा चला था प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें हमने फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत और टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या की, है ना। फेयोल के प्रबंध सिद्धांत को हम प्रबंध या प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं और टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत को हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। यह आप लोगों को पता है। टेलर ने अपने रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से टेलर ने प्रबंध के सिद्धांतों को बनाया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांत के क्या तकनीकी है, क्या मौलिक तत्व है। इसमें हम लोगों ने बताया या पढ़ा था कि जो टेलर थे उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद उन्होंने क्या करा है, अपनी तकनीकों का प्रयोग करके उन्होंने अपने सिद्धांतों को बनाया। जिसमें पहला था प्रयोग का सिद्धांत, जिसमें गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, उसके बाद समय अध्ययन और गति अध्ययन में हम लोगों ने अंतर बताया था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है क्रियात्मक फोरमैनशिप, कार्य मापदंड निर्धारित करना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति और मानसिक क्रांति। ये हम लोगों ने तकनीकी मौलिक तत्व में हम लोगों ने टेलर के प्रबंध सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। आज हमारा नया टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध, जिसमें टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध अपनी तकनीकी या अनुसंधान के माध्यम से जो सिद्धांत बनाए हैं, उसके क्या महत्व है या क्या लाभ है। तो इसके लाभ में सबसे पहला लाभ है निर्माता एवं उत्पादकों को लाभ। उत्पादन लागत में कमी। आप किसी बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अपव्यय को रोकना है। मतलब इसमें जो टेलर ने अपने सिद्धांतों को बनाया है वो अनुसंधान करके बनाया। वो क्या करते थे, कारखाने में किसी स्थान पर बैठ जाते थे और पूरे श्रमिकों पर क्या करते थे, नजर रखते थे। श्रमिकों के कार्य करने की क्षमता को देखते थे, कार्य करने की गति को देखते थे और कार्य करने के समय को देखते थे, जिससे उन्होंने खोजा कि समय समय पर मजदूरों को, श्रमिकों को किस प्रकार से काम करने के लिए बताया जाए, किस प्रकार काम कराया जाए। उन्होंने अपनी अनुसंधान में काम किया। तो उससे अगर हम ऐसा नहीं करते और मजदूरों को, श्रमिकों को काम करने के लिए छोड़ देते, मान लो अगर श्रमिकों को हम 8 घंटा काम करने छोड़ देते, तो क्या आप बोल सकते हो कि श्रमिक जो 8 घंटा काम करते हैं तो वो पूरा 8 का 8 घंटा काम करेंगे? नहीं, आप कभी गारंटी नहीं ले सकते। वो अगर 2 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटा आराम करेंगे। तो ऐसी समस्या, ऐसा समय का वेस्ट, ऐसे काम करने से एक तो समय का वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा, ऊपर से उत्पादन का भी जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ, अगर वैज्ञानिक प्रबंध को हम अपने व्यवसाय में लगाते हैं तो इससे क्या होता है, अपव्यय को रोका जा सकता है। मतलब जो बर्बादी होती है उसको आप रोक सकते हो। इससे उत्पादन की लागत में कमी होती है। किसी भी व्यवसाय की सफलता उत्पादन की लागत पर निर्भर रहती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बनाए गए तकनीक से कार्य करने से लागत में कमी आए। दूसरा बोलते हैं वस्तु की किस्म में सुधार। अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाते हैं तो इसकी वस्तु की किस्म में क्या होता है, सुधार होता है। तीसरा बोलता है श्रम विभाजन को लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर देता है, जो इसके लाभ उत्पादकों को प्राप्त होते हैं। औद्योगिक शांति। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की समस्याओं का निपटारा वैज्ञानिक ढंग से ही होता है। इन विवादों के संघर्ष की स्थापना नहीं होती और उद्योगों में शांति बनी होती है, क्योंकि टेलर ने अपने सिद्धांत में बताया कि श्रम विभाजन का मतलब होता है श्रमिकों का विभाजन कर दो। जो जिस प्रकार काम करना चाहता है या जो जिसकी काबिलियत है काम करने का, उसको उसी के अनुरूप काम सौंपे। आप जो जैसा काम करने का इच्छुक है उसको वही काम कराओगे तो काम में तीव्रता आएगी और समय की अपव्यय भी नहीं होगा। उसके बाद आता है औद्योगिक शांति हो गया, अधिकतम कार्य संभव। वैज्ञानिक प्रबंध से हम लोग क्या करा सकते हैं, श्रमिकों को हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और जो अधिकतम कार्य करवाना पॉसिबल हो जाता है। श्रम विभाजन में लाभ है ना। उसके बाद आता है आपका श्रमिकों को क्या क्या लाभ होता है। श्रमिकों को क्या क्या लाभ होता है, तो
श्रमिकों के लाभ में होता है आय में वृद्धि, समय पर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा तो बिक्री ज्यादा होगा तो व्यवसाय को उपक्रम को लाभ ज्यादा होगा तो श्रमिकों को कमीशन बोनस कमीशन अर्थात उनके आय में वृद्धि होगी। उसके बाद आता है कार्यक्षमता में वृद्धि अर्थात उनके कार्य करने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि आती है। जीवन स्तर उनका क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना, कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, मानसिक क्रांति होती है और रोजगार की स्थायित्व आता है। रोजगार का स्थायित्व मतलब वह काम छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते नहीं, वो एक जगह टिक कर हमेशा लगातार काम करते हैं। तो उसके बाद आता है समाज एवं राष्ट्र को लाभ। राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है क्योंकि हम ये सब जो उपक्रम में उत्पादन का काम करते हैं, बिक्री करते हैं, जो भी काम हम करते हैं यह सब क्यों करते हैं, हम अपने फायदे के लिए, हम अपना लाभ कमाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का लाभ होगा। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं को लाभ। सही बात है, व्यवसाय जगत में उपभोक्ताओं को लाभ होता है। उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं समय पर उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है ना। उसके बाद आता है रोजगार में वृद्धि। छोटे छोटे जो उपक्रम होते हैं जहाँ पर हम अपने तरीके से व्यवसाय में काम कराते हैं तो उसमें जो व्यवसाय में जितने भी मजदूर श्रमिक होते हैं वो समाज के लोग ही जुड़ते हैं तो समाज में क्या होता है, एक प्रकार से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लास्ट होता है औद्योगिक क्रांति। ठीक, उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रबंध के दोष। वैज्ञानिक प्रबंध के दोष श्रमिकों द्वारा विरोध, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध था तो वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया तो गया किंतु उसके लिए कुछ दोष आ गए। श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध था तो क्या किया था, टेलर ने अपने प्रयोग के माध्यम से मजदूरों की या श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्होंने थकान अध्ययन, गति अध्ययन और समय अध्ययन का अनुसंधान किया और उन्होंने देखा कि मजदूर जो है, श्रमिकों है, वो काम करने में गति कम है ना, सही तरीके से काम नहीं करते, समय का अपव्यय करते हैं, है ना, जल्दी थक जाते हैं, उनके थकान के कारण उनके काम करने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसी कमी के लिए, ऐसी कमी को दूर करने के लिए जो सिद्धांत बनाए तो सिद्धांत मजदूरों पर थोप दिए गए। अब मजदूरों पर सिद्धांत को थोप दिए तो जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो कंटिन्यू काम करते थे तो काम करने में उनकी कार्य क्षमता में तो वृद्धि हो गई किंतु धीरे धीरे वो काम से हटने लगे। उसी को बोलता है यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों की काम क्षमता बढ़ना आवश्यक हो गया, जिससे श्रमिकों का कार्य पर बोझ बढ़ गया। काम का बोझ बढ़ने से श्रमिकों की स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा और वैज्ञानिक प्रबंध भारी विरोध किया है, क्योंकि आप कंटिन्यू किसी से काम कराओगे तो उनके कार्य क्षमता में तो वृद्धि हो जाएगी किंतु धीरे धीरे वो काम के प्रति रुचि नहीं लेगा और वो क्या हो जाएगा, काम के प्रति हट जाएगा। उसके बाद कठोर नियंत्रण, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में नियंत्रण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया इसके कारण। उसके बाद आता है बेकारी का भय, श्रमिकों का शोषण, स्वतंत्रता हनन, है ना, श्रमिकों को महत्वहीन होना, श्रमिकों की कार्य की रुचि ना होना, स्वामियों की शक्ति में वृद्धि, केवल पूंजी का विकास, संसाधनों का विकास। इस तरीके से हमारे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध की जो समस्याएं थी वो उत्पन्न हुई। उसके बाद अगला आता है टेलर और फेयोल प्रबंध के, जो टेलर और फेयोल ने अपने प्रबंध के जो सिद्धांत बनाए हैं उसकी जब हम तुलना करते हैं तो उसके तुलनात्मक अध्ययन में दोनों में क्या क्या समानता थी, क्योंकि टेलर ने भी अपने प्रबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया और फेयोल ने भी अपने प्रबंध के सिद्धांत को बनाया। दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों को बनाया और दोनों के सिद्धांत वो व्यवसाय जगत में चलते थे किंतु दोनों में क्या समानता थी और दोनों में क्या असमानताएं थी। तो समानताओं में बोला गया है दोनों प्रबंध की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि जो व्यवसाय में काम कर रहे, उत्पादन कर रहे, जो व्यवसाय का चलन हो अच्छा हो। दोनों मानवीय दृष्टिकोण से सार्थक प्रबंध थे। दोनों ने पूर्वानुमान नियोजन को विशेष ध्यान दिया। दोनों ने समकालीन 1841 से 1925 तक प्रबंध विशेषज्ञ थे। दोनों ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकारा। दोनों ने प्रबंध को उच्च पदों पर अच्छा ज्ञान था। दोनों तकनीकी वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया। दोनों ने प्रबंध सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। दोनों उच्च कोटि के इंजीनियर थे।
ये तो उन दोनों की समानताएं थी। अब दोनों की असमानताएं पढ़ते हैं। तो असमानताएं जिसको अंतर बोला गया है, तो पहला होता है टेलर अध्ययन केंद्र समीकरण, क्योंकि टेलरों ने अनुसंधान किया। टेलर जो थे वो अनुसंधान करके अपने प्रबंध को स्थापित किया, और अनुसंधान का कार्य उन्होंने कारखाने में किया, इसलिए उन्हें श्रमिक, क्योंकि कारखानों में श्रमिक होता है। और जबकि फ्यूल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था। टेलर को सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे, जबकि फ्यूल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत थे। टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था, जबकि फ्यूल का बिंदु उच्च प्रशासन था। टेलर ने उपकरण हेतु उच्च क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया, जबकि फ्यूल ने आदर्श की एकता को उचित ठहराया। इस हेतु रेखा संगठन उचित बताया। टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है, फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। टेलर के सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से नहीं पढ़ते, फ्यूल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रमों में लागू हैं, क्योंकि जब टेलर के प्रबंध सिद्धांत बनाए गए तो उनका कारखाना में बता तो दिया कि टेलर ने ये जो है इस सिद्धांत को लागू भी कर दिया, किंतु उससे श्रमिकों को हनन होने लगा। श्रमिकों ने इस सिद्धांत का विरोध करने लगा। विरोध ऐसा हो गया कि धीरे धीरे इस सिद्धांतों को सभी कारखाना से हटा दिया गया। तो आज जितने भी उपक्रम है वहां पर टेलर के सिद्धांत तो दिखाई नहीं देते, किंतु फ्यूल के सिद्धांत आज भी हर एक उपक्रम में दिखाई देते हैं। तो दोनों निष्कर्ष में अगर हम देखा जाए, दोनों की समानता असमानताओं को अध्ययन करने के बाद तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की समानताएं कितनी भी, असमानताएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों में रास्ते भले अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही था। दोनों के दृष्टिकोण में विरोध अवश्य, किंतु दोनों के उद्देश्य एक ही थे। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए थियो हेमन ने टेलर के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक और हेनरी फ्यूल को प्रबंध या प्रशासन का जनक माना गया। दोनों विद्वानों की विचारधारा में विरोधाभासी खोजना गलत है, अर्थात दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रबंध के सिद्धांतों को बनाया। दोनों ने उपक्रम की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को लागू किया, और दोनों उच्च कोटि के इंजीनियर प्रबंध दोनों ने अपने अपने इच्छाओं से, अपने अपने मनोबल के कारण अपने प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया, बनाया। तो दोनों ने, पर दोनों अलग अलग थे, किंतु दोनों का एम बोलना चाहिए, दोनों का दृष्टिकोण एक ही था। दोनों प्रबंध के क्षेत्र में सुधार लाना चाहिए। तो ये तो था आपका प्रबंध के सिद्धांत का लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, कितना मैंने बताया उतना क्लियर है।